नमस्कार, डे नाइट न्यूज के हरियाणा के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव चक्रवर्ती। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हरियाणा में 4 जगहों पर रैलियां की। उन्होंने अपनी रैली की शुरुआत टोहाना में की, जहां उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने की जनता से अपील की। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। भारत की जनता ने ये जो निर्णय किया है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, इसके कारण 10 साल के बाद देश को बोलने वाला प्रधानमंत्री मिला है। आप मुझे बताइए, आप लोग आने वाले 15 दिनों में 25 लोगों को भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए समझा सकते हैं या नहीं समझा सकते? समझा सकते हैं? समझाएंगे। 25 लोगों की फौज तैयार करिए। हर मतदाता यहां पर जो बैठा है और 25 लोगों को तैयार करिए। मैं कहता हूं दोनों लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी रिकॉर्ड मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी। सीएम भूपेश सिंह हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह भाजपा पर जमकर बरसे। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा में चुनावी रैलियों में भारत माता की जय के नारे लगाने वाले भाजपा के नेता बताएं कि उनके परिवारों में कितने लोग सीमाओं की रक्षा में जुटे हैं। वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के सोमवार को हरियाणा दौरे पर राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी बयान पर एक चुनावी जनसभा के दौरान टिप्पणी कर रहे थे। भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा नेतृत्व को आज देश की जनता को यह बताना चाहिए कि जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो क्या पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ये शपथ पत्र देकर गए थे कि अब सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन नहीं होगा। जब से भाजपा सरकार केंद्र में बनी है तब से अब तक सीमा पर 146 बार फायरिंग हो चुकी है। राजनीतिक गहमागहमी के बीच राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों को अपने पक्ष में करने के प्रयासों में जुट गई है। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा ने आज करनाल के तरावड़ी कब्जे की अनाज मंडी में एक जनसभा को संबोधित किया और लोगों से कांग्रेस को जिताने की अपील करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया। इस मौके पर सीएम ने किसानों के हित के लिए कोई भी कड़ा कदम उठाने की चेतावनी देते हुए इसके लिए धरने पर बैठने की बात कह डाली। इस मौके पर हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा ने भी मुख्यमंत्री के साथ मिलकर क्षेत्र के लोगों से कांग्रेस पार्टी के समर्थन में वोट देने की अपील की और सिखों को उनका हक देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। झिंडा ने मंच पर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री हुड्डा का सिख समाज की तरफ से सरोपा और तलवार भेंट कर स्वागत भी किया। रेवाड़ी से कांग्रेस के उम्मीदवार कैप्टन अजय यादव अब खुलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी की रेस में जुट गए हैं। अपने विधानसभा हलके में चुनावी प्रचार के दौरान कैप्टन अजय यादव ने गांव में जनसभाओं के दौरान बयान दिया कि दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव तभी खत्म होगा जब मुख्यमंत्री की कुर्सी दक्षिण हरियाणा की होगी। उन्होंने यहां तक कह डाला कि अब की बार लड़ाई मंत्रिमंडल की नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी की है। मुख्यमंत्री की कुर्सी यहां लाकर रख दूंगा। अरे जो बिजली नहीं भरते हैं ना, इनको अंदर करूंगा। एक बात थोड़ी ना, लूट मचा रखी है। और नौकरियों में जो भेदभाव होगा उसको खत्म तभी होगा जब मुख्यमंत्री आपके इस इलाके का होगा और आपके इस इलाके के अहिरवाड़ के इलाके का होगा। तो हमारी लड़ाई जो है इस बार मंत्रिमंडल की नहीं है, लड़ाई हमारी इस बार लड़ाई हमारी मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई है। और मैंने भाई नामांकन भरने के लिए मैंने किसी हुड्डा को नहीं बुलाया। मैंने कहा ना तो मेरी एक वोट कम कर सकता ना मेरी बढ़ा सकता है। मुझे वोट देने वाले मेरे ये भाई जो आगे बैठे हुए हैं। अगर 6 दफा चुन के गया हूं तो आपके दम पे बन गया हूं और 7वीं बार बनूंगा तो आपके दम पे बनूंगा और किसी की बस की बात नहीं है। आखिरकार राव इंद्रजीत सिंह ने अपना समर्थन रेवाड़ी से भाजपा के प्रत्याशी रणधीर सिंह कापड़ीवास को दे ही दिया। अपनी बेटी को रेवाड़ी से उम्मीदवार बनाने की आस रखने वाले राव इंद्रजीत सिंह ने कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाकर रणधीर सिंह को अपना समर्थन
दे ही दिया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि रेवाड़ी के लोगों की एक ही राय थी कि अगर कैप्टन साहब को कोई उम्मीदवार हरा सकता है तो वो सिर्फ आरती राव ही है। राव ने कहा कि कई वर्षों बाद मौका आया भाजपा को बहुमत दिलाने का, जिसके चलते पीछे नहीं हटना चाहिए और एकजुट होकर इस मौके का लाभ उठाने के लिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए। वहीं रणधीर सिंह कापड़ीवास ने राव इंद्रजीत सिंह के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। रेवाड़ी हल्के की लोगों की मीटिंग ली। पब्लिक मीटिंग से पहले जो हमारे प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, वो सारे हम लोग बैठे और निर्णय लिया गया कि अगर किसी को पार्टी का टिकट नहीं भी मिला हो, हमारा लक्ष्य अभी तक वही है, निराशा को घर छोड़ करके हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बनाने की आशा लेकर के हम पब्लिक से संपर्क करें। बहुत समर्थन, भारी समर्थन पब्लिक की तरफ से हमारे को या पार्टी को समझ लो मिल रहा है। हमारे कैंडिडेट सारे जीत करके आएंगे और हम बहुमत की तरफ अग्रसर हैं। शशि शर्मा ने जनचेतना पार्टी के सुप्रीमो विनोद शर्मा पर उनके घर में आकर जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस को भी दे दी है। मालूम हो कि शशि शर्मा हाल ही में हजका को अलविदा कहकर दिया है और विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति शर्मा कालका विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। फिलहाल पुलिस ने शशि शर्मा की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा जनहित कांग्रेस को रविवार को अलविदा कहने वाले शशि शर्मा की विनोद शर्मा पर उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। शशि शर्मा का आरोप है कि विनोद शर्मा कुछ लोगों के साथ उनके घर आए और उनकी पत्नी शक्ति शर्मा के लिए समर्थन करने की मांग की, लेकिन शशि शर्मा के इनकार करने पर गुस्से से भरे विनोद शर्मा ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। शशि शर्मा ने विनोद शर्मा पर गाली गलौज करने का आरोप भी लगाया है। तकरीबन 4 बजे मैं अपने साथी के साथ बैठा हुआ था तो ये विनोद शर्मा आया और मैंने इसको आदर मान के साथ यहाँ अंदर बिठाया और चाय पानी पूछी। ने कहा कि चाय पीनी है, तो इसके बाद ये बैठ के मेरे को कहने लग पड़े कि पत्नी की सपोर्ट के बारे में। ये काफ़ी मेरे को कहते रहे, मैं इनको अपना समझाता रहा कि भी ऐसे है कि मेरी मजबूरी है, ऐसे मैं आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं आपका हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ उसके अलायंस है और मैं हरियाणा जनहित कांग्रेस से आज मैंने पार्टी से छोड़ दी है। मैंने पार्टी अपने साथियों के साथ, और मैं नहीं, मेरे साथी हैं, उनसे मैंने पूछना है, किसी और पार्टी में मैं ज्वाइन करूँगा, मैं देखूँगा। तो ये मेरे पे काफ़ी दबाव बनाने लग पड़े। पहले धीरे धीरे तो ठीक से बात कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ये एरोगेंट होने लग पड़े। और फिर उन्होंने कहा कि तू साफ बोल के मेरे को साफ मना कर। मैंने बोला जी मैं साफ कैसे मना कर दूँ, मेरी तो मजबूरी है, आप बड़े हो, आप साहब को साहब मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन मेरी मजबूरी है। फिर इन्होंने मेरे को गाली दी, गाली दे के एकदम गुस्से में आ गए और मेरे को गाली दी। मैंने बोला जी आप गाली ना दो, मेरे घर में बैठे हो। मेरे को कहा कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा मैं तेरे को। वहीं मौके पर पहुंचे सेक्टर 5 के थाना प्रभारी बलजीत सिंह ने बताया कि उन्हें शशि शर्मा की शिकायत मिली है, लेकिन पूछताछ करने पर विनोद शर्मा ने पंचकुला में आने की बात से मना कर दिया। थाना प्रभारी बलजीत का कहना है कि मोबाइल टावर लोकेशन को आधार बनाकर जांच की जा रही है और मामले में तुरंत कार्रवाई की जाएगी। शशि शर्मा ने हमारे को कंप्लेंट दी है कि विनोद शर्मा जी यहाँ पर आए थे और वो हमारे को जान से मारने की धमकी दे गए और कंप्लेंट पर जांच जारी है, तुरंत कार्रवाई होगी। उन्होंने कंप्लेंट में लिखवाया है, गाली गलौज की है, जान से मारने की धमकी दी है। अब ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि शर्मा के आरोपों में कितनी सच्चाई है। शशि शर्मा ने आरोप लगाया है कि विनोद शर्मा अपने कुछ बाउंसर्स को लेकर उनके घर में आए थे और उनसे मारपीट करने की भी कोशिश की गई। उनके अनुसार जब उन्होंने पुलिस और मीडिया की बात कही तो वह सभी वहां से खिसक गए। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। पंचकुला से कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। भाजपा नेता रामकुमार वाल्मीकि ने भाजपा का दामन छोड़कर इनेलो का दामन थाम लिया है। राजकुमार वाल्मीकि ने इनेलो नेता अभय चौटाला की मौजूदगी में इनेलो का हाथ थामा। इस दौरान अभय चौटाला सीएम हुड्डा पर जमकर बरसे। अभय चौटाला ने कहा कि 1984 के सिख दंगों के आरोपी सज्जन सिंह सीएम हुड्डा के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बकौल अभय हरियाणा के सिखों के इस बात को लेकर रोष है। अभय चौटाला का कहना है कि इनेलो हरियाणा में जीत दर्ज करेगी।
बकौल अभय हरियाणा की कोई भी पार्टी उनके मुकाबले नहीं है। मतदान का दिन नजदीक आते ही प्रत्याशी अपना कैंपेन तेज करते जा रहे हैं। सिरसा से इनेलो प्रत्याशी मक्खन लाल सिंगला वार्ड नंबर 4 और 5 में समर्थकों द्वारा रखी गई जनसभा में पहुंचे और वोट की अपील की। इस मौके पर मक्खन लाल सिंगला को उनके समर्थकों ने लड्डुओं से तोल भी दिया। इस दौरान सिंगला ने कहा कि उन्हें जीत हासिल करने की पूरी उम्मीद है। उन्होंने पिछले 10 सालों में सिरसा में विकास रुकने का आरोप लगाया और कहा कि जीतने के बाद वो इलाके का विकास कराएंगे। 2002 में जो चौटाला साहब ने काम कराए थे, उसके बाद 10 सालों में किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ और जनता का पूरा हमें बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, पूरे जोश शोश से मिल रहा है, किसी प्रकार की कमी नहीं रही। जो 10 सालों में काम नहीं हुए हम सबको पूरा कराएंगे और सीवर प्रणाली जैसे पूरी ठप पड़ी है उसको ऐसे सुचारू रूप से बनाएंगे भी एक भी पानी कभी सीवर बंद ना हो और पूरे शहर में रिंग रोड भी बनाएंगे। जो सफाई का है कमी है उसको भी दूर कराएंगे। शहर को पूरा सुंदर बनाएंगे। लोग तो पैर्स कहते थे, भी पैर्स बनाएंगे। पैर्स अगर नहीं बना सके गुड़गामा जरूर बना देंगे। जहां हरियाणा प्रदेश में आचार संहिता लागू है, वहीं बहुजन समाज पार्टी दिन ब दिन आचार संहिता का उल्लंघन करने में लगी है। जहां एक तरफ जगाधरी में डिप्टी स्पीकर अकरम खान की गाड़ी शराब ढोते हुए पकड़ी गई, वहीं राज्यसभा सदस्य ब्रजेश पाठक की गाड़ी पर नीली बत्ती का मामला भी सामने आया है। जब इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को मिली तो निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस की एक टीम वहां भेजी। पुलिस के आने की भनक लगते ही राज्यसभा सांसद मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने इस संबंध में धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई करने में जुट गई है। मधु होटल पे देखी गई है जिनके ऊपर नीली बत्ती लगी हुई थी। उसके संबंध में पुलिस अधिकारी सब इंस्पेक्टर राजीव की तरफ से कंप्लेंट रिसीव हुई है। उसके बेस पे मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमा में धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें सरकारी आदेशों की उल्लंघना के संबंध में मुकदमा दर्ज किया है। 2 गाड़ियाँ थी, दोनों गाड़ियों का एड्रेस कोई दिल्ली का है और उसके संबंध में अब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। उनके पास परमिशन इस संबंध में है नहीं है, उसके बेसिस पे जो भी एक्यूज होगा उसके खिलाफ जो कार्रवाई कानून के मुताबिक होती है वो जल्द की जाए। इसके बारे में तफ्तीश का विषय है, वो लोग कौन थे, किस मकसद से यहाँ पे आए हुए थे, क्या उनके पास परमिशन थी नहीं थी, वो अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही सब पता चलेगा। चंडीगढ़ के लोकायुक्त कोर्ट में बहुचर्चित CLU-CD मामले की सुनवाई फिलहाल टल गई है। अब मामले में फैसला 1 अक्टूबर को आ सकता है। वहीं कोर्ट का फैसला टलने से स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह, CPS विनोद भ्याना, नरेश सेलवाल, रामनिवास घड़ेला और जर्नैल सिंह को थोड़ी राहत मिल गई है। मालूम हो कि 22 सितंबर को मामले पर बहस पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। जाटों को केंद्र में आरक्षण दिलाने की एवज में अब जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। करनाल के जाट भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष कर्नल OP सिंधु ने कहा कि उन्होंने संघर्ष की शुरुआत में ही ये कहा था कि जो पार्टी उन्हें केंद्र में आरक्षण देगी, समिति चुनावों में उसी का साथ देगी। ऐसे में नैतिकता का तगाजा है कि समिति कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करे। साथ ही कर्नल सिंधु ने दिल्ली तुगलक रोड स्थित पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सरकारी निवास को स्मारक में तब्दील करने का समर्थन करते हुए कहा कि चरण सिंह पूरे देश के किसानों के नेता थे और उनकी किसी अन्य नेता से तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनके बंगले को स्मारक नहीं बनाया तो देश भर का किसान दिल्ली में इकट्ठा होकर आंदोलन करेगा और इस बारे में अक्टूबर में रणनीति बनाई जाएगी। आज की जो मीटिंग का हमारा उद्देश्य मेन ये है कि हमने अपना कर्जा उतारना है। पिछले असेंबली के चुनाव के 2009 में और अभी 2014 में जो पार्लियामेंट का हुआ और अभी जो
असेंबली का हो रहा है, हमने ये घोषणा की थी जाट समाज की तरफ से कि हम उनको वोट देंगे, उस पार्टी को वोट देंगे जो हमें आरक्षण देगा। और हमारा नारा था आरक्षण दो और वोट लो। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और सबके पास एक बार फिर से अपना भविष्य चुनने का मौका है। मतदाताओं को जागरूक करने के मकसद से एक सरकारी स्कूल के बच्चों ने पतंग उड़ाई, जिस पर लिखा था, जन जन को चेताना है, मतदाता को जगाना है। विधानसभा चुनाव को नजदीक देखते हुए सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों ने जनता को जागरूक करने का बेड़ा उठाया है। इन बच्चों ने ठाना है कि हर किसी को जागरूक करके ही मानेंगे कि वोट डालना कितना जरूरी है। यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने पसंद का उम्मीदवार और सरकार चुन सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ बच्चों ने स्लोगन लिखे पतंगे उड़ाई और लोगों को जागरूक करने के लिए उन पर ऐसे स्लोगन लिखे जिससे हर किसी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास अवश्य हुआ। बच्चों ने पतंग पर यह संदेश लिखा कि वोट डालना यह जनता का फर्ज है। बच्चों के साथ साथ शिक्षकों और खंड शिक्षा अधिकारी ने भी खूब पतंग उड़ाई। इन सब ने मिलकर आपस में पतंगों से पेच भी लड़ाए ताकि यह पतंग कटकर जिस भी घर पर गिरे वह स्लोगन को जरूर पढ़े और वोट करे। बच्चों ने कहा कि उनकी यह पतंग जहां जहां जाएगी जागरूकता फैलाएगी। बच्चों का मकसद 100% लोगों से वोट डलवाना है। ये पतंग हमने इसलिए उड़ाई है, इससे ये पतंग कहाँ कहाँ जाएगी, एक संदेश बन के जाएगी और लोग इस पतंग में मैसेज पढ़ के और अपने वोट का सही प्रयोग करेंगे और इससे अपनी सही सरकार चुनेंगे। हमने पतंग उड़ाई है क्योंकि हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। 15 अक्टूबर को वोट डालने हैं तो सारे लोग वोट डालें। पहले सिर्फ 70% लोग वोट डालते थे, लेकिन इस बार अम्बाला में हम चाहते हैं कि 100% वोट डालें और इसके लिए हमने ये पतंगे उड़ाई हैं और बाकी भी बहुत सारे करे हैं। ये बच्चे कई तरीकों से जागरूकता अभियान अलग अलग तरीकों से चला चुके हैं। लोकसभा चुनाव में यह तरीका काफी कारगर सिद्ध हुआ था, इसलिए शिक्षा विभाग ने बच्चों के जरिए जनता के बीच मैसेज भेजने का यह तरीका चुना। देखिए, भारतीय चुनाव आयोग के साथ हमारे शिक्षा विभाग का एक सम्मिलित प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगामी 15 अक्टूबर को जो असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें। इसके लिए पहले हमने साइकिल की रैली निकाली गई, उसके बाद अभी हमने बच्चों के घरों में संकल्प पत्र भेजे हैं जिनके ऊपर जो हैं उनके परिवारों के मुखिया सिग्नेचर करके भेजेंगे कि हम सभी लोग आगामी 15 अक्टूबर को इस इलेक्शन में भाग लेंगे। और आज जो है हमने यहाँ पर ये पतंग उत्सव मनाया है। जो लोग वोट करते हैं उनके लिए तो यह गर्व की बात है, लेकिन जो लोग वोट का अधिकार अभी नहीं समझे हैं उन्हें यह जरूरी बात समझनी होगी। बच्चों को मैदान में पतंग उड़ाता देख कई लोग वहां इकट्ठा हुए और उन्होंने बच्चों की इस कोशिश को खूब सराहा और वोट करने का प्रण लेते हुए लोगों को जागरूक करने की बात कही। लोगों ने कहा कि वह बच्चों की आवाज को जन जन तक पहुंचाएंगे। जो पतंग उड़ाते देख रहे थे उन्होंने बहुत अच्छे मैसेज लिखे हुए हैं और उससे जैसे हम लोग भी वोट करते हैं बहुत अच्छे मैसेज दुनिया को पहुंच रहे हैं कि सभी लोगों को वोट करना चाहिए। हमारा अधिकार है वोट करना, जिससे पता लगेगी हर आगे भी लोगों को अवेयर करेंगे आप भी। हाँ, हम तो शुरू से ही करते आ रहे हैं। हमारा तो खुद का यही काम है कि सभी लोग वोट करें और अच्छे नेता चुने, देखें सब लोग। बच्चों द्वारा उड़ाई गई यह पतंगे जहां जहां जाएंगी वहां वहां अपना संदेश पहुंचाएंगी, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि बच्चों का यह संदेश और गुजारिश कितने लोगों को वोट का प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर पाएगी। अंबाला से धर्मवीर पासी के लिए विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। भारतीय किसान यूनियन ने कुरुक्षेत्र में पीपली अनाज मंडी में महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत में धान की खरीद भाव में आ रही परेशानियों के मुद्दे पर किसान यूनियन ने मार्केट कमेटी के कार्यालय पर धरना दिया। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद थे। यूनियन का कहना है कि अगर उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो वह अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरेंगे। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि पिछले साल जो धान 4,500 रुपए में बिका था वही धान इस बार मात्र 2,200 से 2,700 रुपए में बिक रहा है। इस भारी अंतर को किसान सहन नहीं कर पा रहे हैं। यूनियन की मांग है कि सरकारी खरीद एजेंसी हैफेड धान की खरीद के लिए आ गया है, तब व्यापारियों का पुल टूट सकता है। उधर प्रशासन उच्च अधिकारियों ने बातचीत करने में जुटा हुआ है ताकि किसानों का धरना खत्म किया जा सके।
व्यापारियों ने पूल कर लिया है और उस पूल को तोड़ने के लिए हरियाणा के अंदर एक हैफेड एजेंसी है और पंजाब के अंदर मार्कफेड एजेंसी है। तो हम आज ये मांग कर रहे हैं कि हैफेड एजेंसी की खरीद मंडी में आनी चाहिए, जो व्यापारी के कंपटीशन में बासमती वैरायटी की धान का बोली दे सकती है, उसके मुकाबले में खरीद सकती है। व्यापारियों का पूल टूट सकता है और अगर व्यापारियों का पूल टूटे तो हमारी धान पिछले साल वाले रेट में बिक सकती है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट के अंदर चावल का वही रेट है, वर्ल्ड मार्केट के अंदर चावल का रेट डाउन नहीं आया है। चंडीगढ़ में जीएमसीएच सेक्टर 32 में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान ओम कैलाश ने कहा कि जीएमसीएच सेक्टर 32 में काफी समय से सेवादार डस्टर की भर्तियां नहीं की जा रही हैं। अस्पताल प्रबंधन द्वारा इन सब का काम लिया जा रहा है। अगर कोई कर्मचारी काम करने से मना कर देता है तो ठेकेदार उसे निकाल दिए जाने की धमकी भी दी जाती है। सोमवार सुबह डस्टिंग करते हुए उनके एक सफाई कर्मचारी बुरी तरह गिर गया, जिससे गंभीर चोटें भी आई हैं। इससे पहले उनके 4 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रबंधन जल्द ही इन भर्तियों को भरे ताकि सफाई कर्मचारियों पर काम का अतिरिक्त बोझ ना पड़े और अगर जल्द ही उनकी ये मांग पूरी नहीं की गई तो वह आगे भी अपना धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। देखिए, वैसे तो जो यहाँ सेक्टर 32 हॉस्पिटल का प्रशासन है उसका रवैया पहले ही सफाई कर्मचारियों के प्रति अच्छा नहीं है। और आज एक हमारा कर्मचारी यहाँ पे जो जिसका नाम नानू राम है वो ऊपर ट्रॉली से नीचे गिर गया है। उसके बावजूद भी इन्होंने उसके प्रति इतनी गंभीरता से कोई काम नहीं किया और वो जितने कई सालों से हमारे सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर इनसे मिलते रहे हैं और जो ठेकेदारी प्रथा के तहत ठेकेदार इनका शोषण कर रहे हैं उसके विषय में प्रशासन को डीपी साहब को मिलते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी गंभीरता से इस विषय में कोई ध्यान नहीं दिया। प्रशासन जो है हमारे साथ अडियल रवैये से काम कर रहा है, अडियल तरीके से बात करता है। यहाँ की एक मैडम है नीलम, जो अपने तरीके को बिल्कुल भी नाजायज वो कर रही है, इस्तेमाल कर रही है और उसको आज भी वो धमकी दे रही है कि ये तो आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए अगर इसके लिए अगर नहीं ऐसा कुछ हुआ तो जैसा प्रधान जी ने बोला है इसके लिए हम कोई भी तगड़ा संघर्ष करने के लिए तैयार है। हिसार पुलिस ने आज एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 5 खतरनाक लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर जब देर रात उकलाना से इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो पहले तो 5 आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की और बदले में पुलिस द्वारा फायरिंग करने पर आरोपियों ने हथियार डाल दिए। पुलिस ने इन 5 युवकों से आधुनिक ढंग से तैयार 6 पिस्तौल और 2 बंदूकों सहित 48 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इनके पास से 8 नाजायज असला मिले हैं और 45 से 48 के करीब कारतूस मिले। इस चुनाव से पूर्व इतनी बड़ी रिकवरी हथियारों की और इतना जो कारतूस है और जिस प्रकार से ये लोग गाड़ियां छीन छीन के इकट्ठी कर रहे थे अपने पास, तो ये इनके मंसूबे खतरनाक थे जो कि आने वाले समय में शायद अशांति फैलाते यहाँ पर हिसार जिले में या पड़ोसी जिलों में, जो कि पुलिस की मुस्तैदी के चलते ये वक्त से धरे गए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डे नाइट न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी। आप देखते रहिए। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।